किस प्रकार कोदो उत्पाद तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बना रही हैं विशेष पहचान। ऐसी ही अच्छी खबरों को जानने के लिए देखिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का रविवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। कार्यक्रम में इस बार आपको बताएंगे तकनीक के साइड इफेक्ट्स के बारे में जो आपकी सुरक्षा को साइबर जगत में डालता है खतरे में। ये ऐप तो अपने आप मेरी सारी जानकारी ले रहा है। मेरा ईमेल, एड्रेस, आधार, मेरा फोन तो बैक भी नहीं हो रहा है। हमारी खुद की पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल हमारी पिक्चर्स या हमारी पर्सनल वीडियोस हम कहाँ शेयर करते हैं, किससे शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, हमें सोचना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज में हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। मुर्शिदाबाद मालदा के लिए बड़ा दिन, दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग भी सुनेगी पीड़ितों की व्यथा। अमेरिका में पकड़ा गया भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया। पंजाब में 14 आतंकी हमलों के आरोपी पर एनआईए ने रखा है 5 लाख का इनाम। फिर कांग्रेस पर हमलावर हुई बीजेपी। अनुराग ठाकुर ने पूछा, नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही छटपटा क्यों जाती है कांग्रेस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज महाराष्ट्र दौरे पर। छत्रपति संभाजीनगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। यूक्रेन के साथ वार्ता के बाद अब 24 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति खनिज समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने कहा, चीन से भी हो सकती है टैरिफ पर अच्छी डील। और अब खबर मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी हुई, जहां मालदा और मुर्शिदाबाद को न्याय चाहिए। नए वक्फ कानून के खिलाफ 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, उसके बाद ये पूरा इलाका लगातार चर्चा में बना हुआ है। आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस खुद इन इलाकों की असलियत जानने के लिए दौरे पर हैं। इससे पहले कल जब वो राजभवन में पीड़ितों से मिले थे, तब उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वो खुद मुर्शिदाबाद और मालदा जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार के सदस्य और महिला आयोग की टीम भी पीड़ितों से आज मिल रही है। दोनों ही आयोग के सदस्य उनकी जुबानी घटना की जानकारी लेंगे और एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर ने आज कोलकाता में कहा कि पीड़ित महिलाएं डरी हुई हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाना होगा। तो मुर्शिदाबाद में लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। इससे पहले कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि बल को अभी फिलहाल के लिए तैनात किया जाना चाहिए क्योंकि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार को भी फटकार लगाई थी कि कोई भी ऐसे भड़काऊ भाषण ना दिए जाएं जिससे हिंसा भड़क सके। अगर आज की बात करें तो आज राज्यपाल एक बार फिर से दंगा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, वहां पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। कल बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार पीड़ितों के साथ राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की थी और राज्यपाल ने उन सभी की व्यथा सुनी थी। आज राज्यपाल एक बार फिर से पीड़ितों से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ उनकी पीड़ा सुनेंगे। इसके अलावा महिला आयोग और एनएचआरसी की टीम भी मुर्शिदाबाद का दौरा कर रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर ने आज कोलकाता में कहा कि पीड़ित महिलाएं डरी हुई हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाना जरूरी है। महिलाओं का उत्पीड़न भी हुआ है और उसके साथ साथ महिला बहुत भयभीत भी है। इन सभी स्थिति का हमें जायजा लेना होगा। प्रत्यक्ष शिविर में हम जाएंगे, उन महिलाओं के साथ बात करेंगे और स्थिति समझ कर लेंगे। ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए, इसका संज्ञान हम जरूर लेंगे। इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है कोलकाता से हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी। आइए उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। उससे पहले आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से मुर्शिदाबाद में शांति जरूर है लेकिन तनावपूर्ण अभी भी माहौल है। साथ ही आपको बता दें कि पीड़ितों को
इंसाफ का इंतजार है, इंसाफ की दरकार है और इसी के लिए आज राज्यपाल से मुलाकात की जा रही है। जली हुई गाड़ियों के ढेर अभी भी देखे जा सकते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा जरूर थम गई है, लेकिन स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। अपना घर छोड़कर पलायन की मजबूरी में हिंदू कई शरणार्थी शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। मालदा में शरणार्थी शिविरों में लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं आज राज्यपाल सीवी आनंद बोस। साथ ही साथ मानवाधिकार आयोग की टीम भी दौरा कर रही है और साथ ही उनकी व्यथा सुन रही है, उनकी पीड़ा सुन रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि महिलाएं वहां डरी हुई हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का जख्म अभी भरा नहीं कि मुर्शिदाबाद में की हिंसा में महिलाओं का डर और बढ़ गया है। मालदा और मुर्शिदाबाद में हालात ज़रूर सामान्य हैं, हालात ज़रूर स्थिर हैं, लेकिन लोगों में डर का माहौल है। पीड़ितों की व्यथा देखकर राज्यपाल भी आहत हुए हैं, उन्होंने भी चिंता जताई है। और इसके साथ साथ कल राजभवन में पीड़ितों से एक बार पहले मिल चुके हैं राज्यपाल, आज दूसरी बार फिर मिलने जा रहे हैं और केंद्रीय बलों की मौजूदगी से स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ये आदेश दिए हैं कि बल को अभी फिलहाल के लिए तैनात किए रखना चाहिए। क्षतिग्रस्त घरों की बात करें तो कई जली हुई गाड़ियां अब को ढेर अभी भी देखे जा सकते हैं। किसी भी कीमत पर शांति बहाल करेंगे, राज्यपाल ने कहा है। वहीं बीजेपी मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो। इसके साथ साथ कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि नेता कोई भी ऐसा भड़काऊ भाषण ना दे जिससे हिंसा भड़क सके। पीड़ितों के पुनर्वास पर हाईकोर्ट की नज़र लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पीड़ितों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे की बात की थी, लेकिन पीड़ितों ने उस मुआवजे के लिए मना कर दिया है। हमारे संवाददाता इस समय फोन लाइन पर मौजूद है, प्रसन्नजीत बख्शी, सीधा उनका रुख करेंगे। प्रसन्नजीत, आपसे पूछना चाहेंगे कि कल ममता बनर्जी ने राज्यपाल से आह्वान किया था कि आप ना आए, पीड़ितों से ना मिलें क्योंकि अभी सामान्य स्थिति है, लेकिन सीवी आनंद बोस ने कहा कि नहीं, मैं मिलूंगा। कल एक बार मिले, आज फिर एक बार मिल रहे हैं। स्थिति अभी वहां किस तरीके से है? एनएचआरसी और एनडब्ल्यूसी की टीम भी वहां पहुंची है। क्या पीड़ित अपनी खुलकर अपनी व्यथा बता पा रहे हैं? देखिए भावना, पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर स्थिति सामान्य है, जो पिछले कई दिनों से शासन और प्रशासन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि स्थिति सामान्य है, तो अगर राज्यपाल वहाँ पीड़ितों से मिलने जा रहा है या एनएचआरसी वहाँ पहुंच रहा है या एनसीडब्ल्यू पहुंच रहे हैं, तो इसमें ऐतराज करने की क्या बात है? स्थिति तो आप चीफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, आप ही तो दावा कर रही हैं कि वहाँ पे स्थिति सामान्य है, तो ये लोग जा ही सकते हैं, कोई भी जा सकता है वहाँ पे स्थिति का जायजा लेने के लिए। ये तो एक विरोधाभास है होम मिनिस्टर की तरफ से, पहली बात। दूसरी बात है कि एनएचआरसी की जो टीम है वो मालदा पहुंच गए हैं, वंदे भारत ट्रेन से मालदा पहुंच गए हैं और वो जो राहत शिविर है वो राहत शिविर के लिए निकल चुके हैं। गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस वो भी ट्रेन से जा रहा है आज सुबह, कल रात तो निकल नहीं पाए, वो दोपहर को 2:30-3 बजे के आसपास मालदा पहुंचेंगे और वैसे ही समय पे एनसीडब्ल्यू की टीम भी मालदा पहुंचने का उम्मीद है। तो मतलब एनएचआरसी फिलहाल थोड़ी देर में राहत शिविर में पहुंच जाएंगे और बाकी लोग मतलब राज्यपाल और एनसीडब्ल्यू की टीम पहुंचते पहुंचते शाम को 3-3:30 बज जाएगा। स्थिति ऐसा ही है भावना। राहत शिविरों का क्या हाल है, क्योंकि वहां हिंदुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, डर का माहौल अभी भी बना हुआ है। क्या राज्य सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद मिल रही है? क्या खाद्य सामग्री, पेयजल सामग्री उन तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, राहत शिविर में जैसे पहले दिन दूसरे दिन थोड़ा बहुत जो मीडिया के लोग इन लोगों का दुर्दशा के बारे में खबर कर पाए थे, उसके बाद से किसी अजीब कारण से प्रशासन और पुलिस की तरफ से ये राहत शिविर को चारों तरफ से घेर दिया गया कि कोई पत्रकार वहां पे पहुंच ना जाए। मैं फिर से कहूंगा कि अगर स्थिति सामान्य है तो चाहे गवर्नर और बाकी लोगों को जाने से क्यों मना किया जा रहा है, या राहत शिविर में
जो लोग हैं उनसे पत्रकारों को बात करने से क्यों रोका जा रहा है। इसीलिए नतीजा या कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि ये है कि स्थिति सामान्य नहीं है, नहीं तो सरकार कुछ छिपाने की कोशिश में है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम सबको पता है, पत्रकारिता हम लोग जब करते हैं कि अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले पुलिस का काम है वहां पे जो खून का धब्बा है उसे धो दे, वहां पे जो डेड बॉडी या वुंडेड लोग हैं उनको वहां से निकाल दे, और कुछ अगर टूटा फूटा गाड़ी रह जाए तो वहां से निकाल दे। क्योंकि अगर इस तरह की छवि लोगों के मन में बार बार लोग देखने लगता है तो इसका कोई बुरा असर होता है लोगों के मन पे, वहां पे स्थिति तनावपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पे गांव में लोगों की घर तोड़ा गया है, आगजनी हुआ है, पुलिस का गाड़ी तोड़ा गया है, उसमें आगजनी किया गया है, लेकिन ये सारे के सारे जो तोड़ा हुआ जला हुआ घर है, गाड़ी है, वो अभी भी मुर्शिदाबाद में पड़ा हुआ है। तो आप मान लीजिए कि हमारा अपना घर जला हुआ है और वो मैं देखता रहूंगा तो मेरे मन में उसका क्या असर होना है। तो एक तरफ होम मिनिस्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति सामान्य है और दूसरी तरफ मेरा ही जला हुआ घर मेरे आंखों के सामने है। तो ये समझना जरूरी है कि इस तरह की साइकोलॉजिकल टॉर्चर जो तृणमूल कांग्रेस की या ममता बनर्जी की तरफ से गांव वालों के ऊपर किया जा रहा है, तो इसीलिए गांव वाल जो गांव के लोग हैं वो अभी भी डरे हुए हैं, क्योंकि अपना जला हुआ घर कौन देख सकता है। और आप कह रहे हो कि स्थिति सामान्य है, जो लोग कह रहा है कि स्थिति सामान्य है तो उनके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि उनका घर जला के उनके घर के सामने खड़ा कर दे कि आपको कैसा लग रहा है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये एक तरह से साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। भावना बिल्कुल। इसके साथ साथ अगर प्रसन्न जी जांच की बात की जाए तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है, कहा है कि भड़काऊ भाषण ना दें। इसके अलावा एसआईटी को रिपोर्ट पेश करनी थी। इसके साथ साथ ही भाजपा भी एनआईए की जांच की मांग कर रही है। हाँ, देखिए, अभी तक कोर्ट ने एक बात सीधी तरह से कह दिया कि हम अभी फिलहाल एनआईए की जांच नहीं दे रहे क्योंकि उतना सबूत हमारे सामने पेश नहीं कर पाए लोग। लेकिन एनआईए की धारा का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने बताया कि केंद्र के पास पूरी तरह से इसके बारे में खुला छूट है। अगर केंद्र को लगे उनके पास सबूत पहुंचे तो केंद्र एनआईए जांच दे सकते हैं। इसके लिए कोर्ट का कोई एतराज नहीं है। कोर्ट इसमें बीच में खड़े होने की कोई इरादा नहीं है। तो बाकी जो एसआईटी है, बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है, ये शायद अगले सोमवार तक इसका सारे रिपोर्ट जमा करने के लिए बताया गया है और उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर क्या तहकीकात किया जा रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसके बारे में किसी को कोई भरोसा नहीं है और किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस तरह की इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। भावना साथ साथ प्रसन्नजीत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस हिंसा के बाद अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही कितनी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? अगर आंकड़ा देना जरूरी है तो आंकड़ा मैं कहूंगा कि 200 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया और 50 से ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, ऐसा डीआईजी साउथ बंगाल का दावा है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा भावना कि बंगाल की राजनीति या बंगाल की स्थिति को समझते हुए हम आंकड़े में अगर ना जाए तो अच्छा है। ग्राउंड रियलिटी और आंकड़ा दोनों अलग अलग है। एक गांव में धुलियान के एक गांव में 130 घर हिंदू हुआ करता था और 130 घर सब के सब घर जला हुआ है, सब के सब घर तोड़ा गया है और उस गांव में अभी सारे घर की दरवाजा खुला हुआ है अगर है तो, और कोई भी जाके वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट बना सकता है। तो वहां पे जाके बनाए कि ये 130 घर में अगर 4-4 लोग भी रहते थे तो ये करीब 500 के आसपास लोग हैं जो राहत शिविर में है। इससे बाकी गांव का लोग भी राहत शिविर में है। तो क्या तहकीकात है वहां पे, किस तरह की तहकीकात आप कर रहे हो? और वैसे चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर ने तो कह ही दिया कि उन्होंने तो फैसला कर ही दिया कि देश के होम मिनिस्टर इन्होंने बांग्लादेश से लोग लाकर वहां पे जो कुछ भी उपद्रव है वो कराया है।
जब चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया है, होम मिनिस्टर ने फैसला सुना दिया है, उसके बाद पुलिस को क्या करना है ये आप समझ ही सकती हो। इसके साथ साथ सियासत बहुत गर्म है अभी प्रसन्नजीत। भाजपा और टीएमसी लगातार एक दूसरे के आमने सामने हैं, जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ममता बनर्जी कहती है कि पहले से प्री प्लान था, भाजपा कह रही है कि ममता बनर्जी के इशारों पर सब किया जा रहा है, लेकिन पीड़ित फिलहाल इंसाफ मांग रहे हैं। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो सियासत है ही, लेकिन पीड़ित लोगों को अपने घर में और पहले वाला घर में, ऐसा नहीं है कि जला हुआ घर तोड़ा हुआ घर, पहले वाला घर में कब वापस लिया जाएगा। और जो उनकी मन में डर है, जो उनकी मन में छवि है अपना जला हुआ घर का, जो उनकी मन में छवि है उस रात की, तो ये जब तक निकाल नहीं पाएगा तब तक चाहे कुछ भी हम आरोप और प्रत्यारोप करते रहे, हम नहीं कह सकते कि स्थिति सामान्य है। तनावपूर्ण है, डरे हुए हैं लोग, ये हमें कहना ही पड़ेगा। भावना इसके साथ प्रसन्नजीत, संदेश खाली के जख्म भी भरे नहीं है। हमें याद है कि जब एनसीडब्ल्यू की टीम वहां पहुंचना चाह रही थी तो एनसीडब्ल्यू की टीम को वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इसके अलावा एनएचआरसी की भी टीम हमें याद है। आज जब दोनों टीमें वहां पहुंचेंगी तो राज्य सरकार की तरफ से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, कितनी मेंबर्स टीम है जो वहां पहुंच रही है? देखिए, राज्य सरकार की तरफ से राहत शिविर में जितना लोग है उससे 2 गुना पुलिस लगाया गया है कि कम से कम मीडिया को रोका जाए। इस बार शायद प्रसन्नजीत हमारे संवाददाता हमें बता रहे थे कि किस तरीके से अभी स्थिति तनावपूर्ण है मुर्शिदाबाद में। हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ममता बनर्जी की अपील को दरकिनार करते हुए पहुंचने वाले हैं मुर्शिदाबाद और माल्टा, जहां वो मिलेंगे पीड़ितों से, मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से जहां हिंसा घटित हुई थी। और आपको बता दें कि सीवी आनंद बोस कल भी पीड़ितों से एक बार मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार राजभवन पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीवी आनंद बोस के साथ पीड़ितों की मुलाकात कराई थी और पीड़ितों ने अपनी व्यथा बताई थी। कल ममता बनर्जी ने आह्वान किया था सीवी आनंद बोस से कि वो ना जाए मुर्शिदाबाद, क्योंकि अभी स्थिति उनको लग रहा है कि सामान्य है। लेकिन सीवी आनंद बोस ने कहा कि मैं वहां जाऊंगा और स्थिति का जायजा लूंगा, साथ ही साथ पीड़ितों से मुलाकात करूंगा। आइए आगे बढ़ते, अब आपको दिखाते हैं मालदा से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट, जहां मुर्शिदाबाद के दंगा पीड़ित अपनी जान बचाकर आए हैं। यहां परलालपुर में स्कूल में पीड़ितों को रखा गया है। हालांकि अभी मीडिया को पीड़ितों से बात नहीं करने दी जा रही है। स्कूल के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। एक दिन पहले परलालपुर में स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता निशांत राय ने। पश्चिम बंगाल के पारलालपुर में इस समय हम मौजूद हैं। सबसे पहले आपको उस स्कूल की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो कि दुलियान से हिंदू शरणार्थी यहाँ पर पलायन करके आए हैं। ये स्कूल है और इसके बाहर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम जो हैं प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा बंगाल पुलिस यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम ग्रामीण जो हैं वो बाहर की ओर आपको नज़र आ रहे हैं। दरअसल जो शरणार्थी हैं उनको यहाँ पर जो है वो रखा गया है और शरणार्थियों से फिलहाल किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो पुलिस है वो यहाँ पर बाहर नजर आ रही है, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि फिलहाल किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। ये वही स्कूल है जो कि धुलियान से सभी हिंदू शरणार्थी जो नाव के सहारे गंगा को पार करके इस तरफ आए थे और अभी भी जो हिंदू शरणार्थी हैं वो अंदर आपको नजर आ रहे हैं। कुछ शरणार्थियों को आपको दिखाना चाहूँगा कि स्कूल की छत पर वो बैठे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और तमाम जो गतिविधियाँ बाहर चल रही हैं उनको देख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदू शरणार्थियों को कब न्याय मिलेगा, कब ये वापस अपने घरों को जा पाएंगे और क्या सरकार ये भरोसा दिला पाएगी कि आने वाले समय में इस तरीके की हिंसा दोबारा नहीं होगी। कैमरा पर्सन जगमोहन प्रधान के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मालदा। झमेलाई নাই, আমরা জানি কি আমরা ভালোই আছি। দ্বিতীয় দিন আবার ঢুকে গেছে 10টা-11টার দিকে পুলিশগুলো আছে, পুলিশগুলো কিছুই করছে না। পাবলিকরা যান বাঁচাবার জন্য অন্যজনের ঘরে তো লুকিয়েছিলাম বাচ্চা নিয়ে, বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করছে। আমরা কোথায় যাব? আমরা দেখলাম গঙ্গা পার হয়ে এখানে আসলাম, গঙ্গাতে ঘাটেও নিচে নাম রাখে কে পার করাবে। জানার হুদাসে শুধু ডকুমেন্টস দিয়ে পালিয়ে এসেছি আর ঘর দুয়ার কিছুই নাই, সব ফুটিয়ে দিয়েছে। আপনার বাড়িতে কি কি হয়েছে? আমার বাড়িতে সব জ্বালানো হয়েছে, ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে লুটপাট করে। কি কি চুরি করেছে বাড়ি থেকে?
এই তো সব জিনিস যা থাকে ঘরে সংসারে যা জিনিস থাকে কিছুই নাই খাবার এই যে বম ফুটাচ্ছে আর ঘরে থাকতে দিচ্ছে না সবকে মেরে বম ফুটিয়ে চা করলাম চাটা খেয়েছি ওই চা খাওয়ার 3 মনকার दिन में জল খেয়েছিলাম জল খেয়ে তখন সন্ধ্যাবেলা এখানে এসেছিলাম। हमला करने वाले कौन लोग थे? মুসলমানরা চারদিকে মুসলমানরা ঘিরে নিয়েছে আমাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে খাট টাট যা ছিল বাক্সটা সব পুড়িয়ে দিয়ে পেট্রোল ঢেলে দরজা মধ্যে পেট্রোল ঢালাচ্ছে সব পুড়িয়ে দিয়েছে কিছু নাই ছাগল গরু যা ছিল সব লুটপাট করেছে। ওই ঘরে মুসলমান জাতি ঢুকে গেছে ঢুকে ছিনতাই করছে আর বম ফুটাইছে ওই অ্যাসিড জ্বালিয়ে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ ওই ধোঁয়াশায় চলে এসেছি আমরা। আপনার বাড়ি কি? আমার বাড়ি বেঁধবো না। কি হয়েছে আপনার বাড়িতে? আমার বাড়িতে বিটি লাগা গহনা রেখেছি 2-3 ভরি নিয়ে চলে গেছে টাকা পয়সা যা ছিল চলে গেছে। আমি বাজার থেকে সবজি বিক্রি করি তো বাজার থেকে এসে আমি দুপুরবেলাতে খাওয়া দাওয়া করে আমি একটু ঘুমাতে গেছি। হ্যাঁ আমি কিন্তু তখন আমি ঘুমাতে গেছি তার মধ্যে আমি এসে দেখছি হয়ে হাল্লা হচ্ছে। আমি যে কিসের হয়ে হাল্লা হচ্ছে বলছে মুসলমানরা তাড়াতাড়ি ভাঙা ভুঙি করছে ওই সাইড থেকে ভাঙতে বলছে কি তোমরা সাকা সেতুর পড়িও না আমাদের সাথে চলো রাস্তাতে দেখতে পাচ্ছি মেয়েদের শাড়ি ধরে টানাটানি করছে ঘর বাড়ি সব যত ছিল সব পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কোনো কিছু নেই। সোনার মালা ছিল কানের ছিল 50,000 টাকা ছিল যত মানে আমার আধার কার্ড ভোটার কার্ড যত ডকুমেন্টস ছিল সব পুরানো হয়েছে কোনো কিছু না বাড়িতে সব পুড়ে গেছে। হ্যাঁ ধমকি দিয়েছে হিন্দুদের কতটি কলিজা আছে আর মুসলমানের কত কলিজা আছে। হ্যাঁ বলছে হিন্দুদের কত মানে কলেজা আছে মুসলিমরা কতই পড়েছে মানে বেরিয়ে যাও সবাই রনে পারাও কার কতটা শক্তি আছে আর খারাপ ভাষায় গালাগালি করছে আমাদেরকে দেখতে পেয়েছে রাস্তাতে আমাদের পিছনে দৌড়াচ্ছে লাঠি নিয়ে বম চালাচ্ছে খারাপ ভাষায় গাল দিচ্ছে আমাদেরকে আর বাচ্চাদের দেখতে পেয়েছে বাচ্চাদের হাসপাতালে কাপড় ধরে টানাটানি করছে। আমাদের শিব মন্দির ছিল শিব মন্দির ভেঙে দিয়েছে। হ্যাঁ শিবলিঙ্গ ছিল শিবলিঙ্গের উপরে পেচ্ছাপ করেছে আর ওই জন্য আমি ভয়ে একাই বাড়িতে তো আমি পালিয়ে চলে এসেছি। আপনার বাড়ি পুড়িয়েছে লুট করেছে? আমার বাড়ি লুট করেছে কিচ্ছু নাই সাইকেল টাকা পয়সা যা ছিল সব লুট করেছে সব নিয়ে সোনার মালা নিয়ে পালিয়েছে কিছু পুলিশ ক্যাম্পের ব্যবস্থা হয়। আচ্ছা রাষ্ট্রপতি শাসন চান? হ্যাঁ অনেক রয়েছে সব মানে কি ছেলে এসেছিল যে সবারই বাড়িতে সব ঘর বাড়ি সব ভেঙে দিয়েছে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আর চুরি করেছে কিছু? হ্যাঁ সব চুরি করেছে গহনা রেখে সব নিয়ে চলে গেছে আমাদের মানুষজনকে মেরেছে। হ্যাঁ থাল বাসন সব নিয়ে চলে গেছে। 1 লাখ টাকা পালালছে নিয়ে আর দুবারকার ঘরের টাকা 2,40,000 টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে আর 1.5 ভরি সোনা আর বাইকটা পুড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ি ঘরে আমার কিচ্ছু নেই বাবা রে কিচ্ছু নেই আমার সবই শেষ করে দিয়েছে ধর দিয়ে ইটের বাড়ি মেরেছে তো হাত ফুলে আছে ইটে মেরেছে এত বড় সাপ বল ঘরে ঢুকে একবারে কপাট ভেঙে দিয়েছে আমার ঘরে কিছু নেই ধর সবই চুরমাল করে দিয়েছে বাবা। আমি নাম বলতে পারবো না ধর আমি দেখতে পাইনি বাবা। ওটা না মনে হচ্ছে কে যে মাস্টারমাইন্ড কে মেহবুব আলম? হ্যাঁ वो काउंसलर यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। प्रिय बाबा साहेब अम्बेडकर, आज हम भारतवासी आपका हर सपना सच कर रहे हैं। बिना भेदभाव अपने SC/ST वर्ग के भाई बहनों का जीवन आसान बना रहे हैं। उनको मुफ्त इलाज पहुंचा रहे हैं, खेती में उनका साथ निभा रहे हैं, पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पहुंचा है। जो अवसर की राह तक रहे थे उन्हें पूरे मौके दिला रहे हैं, उन्हें इनोवेशन में पार्टनर बना रहे हैं। बाबा साहेब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस 135वीं जन्म जयंती पर आपके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प और मजबूत करते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद मेरी पसंद हमारी पसंद हम सबकी पसंद।
मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी अमेरिका में अरेस्ट हो चुका है। हैप्पी पासिया का असली नाम हरप्रीत सिंह है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने उसकी तस्वीर जारी की है। वह पंजाब में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। FBI और ERO की संयुक्त टीम ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में आतंकवादी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। हरप्रीत सिंह 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल करता था। आतंकी हैप्पी पासिया ने हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में हुए ग्रेनेड हमले और जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। वहीं NIA ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखकर उसे भगौड़ा घोषित किया था। तो हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया, जिसकी क्राइम कुंडली ये कहती है कि 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं हैप्पी पासिया के तार। और आपको बता दें कि FBI और ERO की संयुक्त टीम की मदद से भारत का मोस्ट वांटेड भगोड़ा आतंकी हैप्पी पासिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। FBI के हत्थे चढ़ चुका है हरप्रीत सिंह। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन जुड़ चुके हैं ताज़ा जानकारी के साथ। अखिलेश, आपसे जानना चाहूंगी कि अखिलेश, ये हैप्पी पासिया आखिरकार अमेरिका में घुसा कैसे, प्रवेश कैसे किया? इसके अलावा अगर पंजाब में जिन ग्रेनेड हमलों की बात की जाए तो कितने ग्रेनेड हमलों में हैप्पी पासिया का हाथ है, यानी कि कितना मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है ये हैप्पी पासिया? देखिए, हैप्पी पासिया एक ऐसा क्रिमिनल है जो आतंकवादी नेटवर्क को हैंडल करता है और उसके तार कनाडा में निजर से जुड़े हुए थे, वो पन्नून से जुड़ा हुआ है। उसके अलावा पाकिस्तान जो ISI है, वो ISI हरविंदर सिंह रिंडा के थ्रू यहाँ पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। उसके अलावा शमशेर सिंह सेरा है जो आर्मीनिया में बैठा हुआ है। उस नेटवर्क, वो सारे नेटवर्क हैं जो पंजाब में खालिस्तान के नाम पे एक बार फिर से अशांति और हिंसा फैलाने की कोशिश, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी का एक ऑपरेटिव था ये जो पासिया। और वो पासिया 2021 में पहले वो घुसा था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड के बाद वो मेक्सिको के रास्ते इलीगल इमिग्रेंट बन के वो अमेरिका में घुसा। आज डोनाल्ड ट्रंप जिस इलीगल इमिग्रेंट की बात कर रहे हैं, उस तरह के क्रिमिनल इलीगल इमिग्रेंट के रूप में यह भी घुसा। और उसके बाद लगातार इस पर नज़र तो थी, लेकिन चूंकि अमेरिका की नीतियां कई बार लचीली हो जाती है, कई बार वहाँ का डेमोक्रेटिक कानून ऐसा हो जाता है, कई बार वो प्रवासियों के बारे में थोड़ा शिथिल हो जाते हैं। लेकिन 2024 में NIA ने एक चार्जशीट दाखिल की थी, और वो चार्जशीट था अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट, अनएक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट के अनुसार। तो वो 2024 में जब चार्जशीट लागू की गई और जब NIA को पता चला कि वो अमेरिका में छुपा हुआ है, तो उन्होंने FBI के साथ संपर्क किया और वो पूरी जानकारी उनको दी। तो उसके मुताबिक FBI ने जो कल जो ट्वीट जारी किया है, उस ट्वीट में उसने साफ साफ लिखा है कि पंजाब इंडिया का वो आतंकवादी है जो 2 आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ है। तो FBI को इस बात की पूरी जानकारी है, और वो लगातार पंजाब में अपने सूत्रों से ग्रेनेड हमले करवाता रहा था, ताकि छोटे छोटे हमले करवा के भी एक ऐसा वर्ग तैयार करे पंजाब में जो कि फिर से एक बार पंजाब को अशांति और हिंसा की तरफ ले जाए। तो उसका कह सकते हैं कि घोर अपराध है इसके सर पे, और इसीलिए 5 लाख रुपए की इसके सर पे घोषणा की गई थी। तो अब जब वो पकड़ा गया है, तो निश्चित तौर पे ये भारत और अमेरिका के बीच में जो आतंकवाद को लेकर जो सहयोग चल रहा है, और खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा चुने जाने के बाद ये सहयोग और काफी बढ़ा है। देखा कि कुछ दिन पहले तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडाइट किया गया, जिसकी घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की, और उसके बाद अब ये पासिया आ रहा है। तो निश्चित तौर पे खालिस्तानी आतंकवादियों का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क पर अमेरिका की भी नज़र है, और उस नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए भारत जितनी प्रतिबद्धता से काम कर रहा है, उसमें कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है, खास करके अमेरिका का। जी, तो कई तार अब खुलने वाले हैं अखिलेश। इसके साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ कहीं ना कहीं इसका संपर्क माना जा रहा है। किन किन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के साथ इसके तालमेल थे, जिसके इशारे पर ये काम करता था और जिसके इशारे पर कई लोग काम कर रहे थे, जहां अमेरिका में बैठकर भारत में ग्रेनेड हमले कराता था ये हैप्पी पासिया? देखिए, एक तो आतंकवादी संगठन का नाम आ रहा है बकबर खालसा इंटरनेशनल,
बब्बर खालसा इंटरनेशनल भी एक फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा था और ख़ास करके विदेशों में इसका नेटवर्क था और ये लगातार कोशिश कर रहा था कि पंजाब में वो घुसपैठ करे, पंजाब में अपनी सक्रियता बढ़ाए और इसके नाम पे वो विदेशों से अनुदान भी ले और उसको ISI का भी सहयोग प्राप्त था। तो कह सकते हैं कि जब ISI पंजाब में काफ़ी समय तक, आपको याद होगा पंजाब आतंकवाद का इतना दंश झेला है, तो उसमें ये कोशिश कर रहा है कि बब्बर खालसा को करे और उसके बाद हो सकता है कि इसके खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट या खालिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ भी इसके संपर्क हो। अब इसके खुलासे धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे। अब देखना यह है कि जो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन NIA की तरफ से अमेरिका को भेजा गया है, FBI को भेजा गया है, उस पर FBI किस तरह से कार्रवाई करती है और निश्चित तौर पे उस कार्रवाई में अगर को एक्स्ट्राडाइट करने की प्रक्रिया शुरू करती है तो उसके वहाँ से आने के बाद एक बहुत बड़े नेटवर्क का खुलासा होगा कि कैसे पाकिस्तान आज भी भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर में तो वो करता ही है, पंजाब में भी एक बार फिर से आतंकवाद को उछालने की, आतंकवाद को फिर से उसको शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत ही कह सकते हैं कि संदिग्ध नेटवर्क है इस व्यक्ति का और इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं, किस देश में जुड़े हुए हैं, इस सब का खुलासा होगा जब FBI उससे पूछताछ करेगी और निश्चित तौर पे NIA की टीम भी वहां अभी जाने वाली है। जाने के बाद और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएंगे। जी बिल्कुल, NIA और पंजाब पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है अखिलेश हैप्पी पासिया का पकड़ा जाना और कहीं ना कहीं पंजाब में मोस्ट वांटेड मास्टरमाइंड से कम बड़ा अपराध नहीं था हैप्पी पासिया का। आपसे पूछना चाहूंगी कि हैप्पी पासिया कहां से आता है, कौन है हैप्पी पासिया, कहां इसका जन्म हुआ और कब से आपराधिक गतिविधियों में इसका संलिप्तता मानी जा रही है? देखिए, हैप्पी पासिया निश्चित तौर पे पंजाब का रहने वाला है और आपराधिक गतिविधियों में देखिए जब कनाडा एक बड़ा केंद्र बना था, जो खालिस्तानी आतंकवादी थे यहाँ से भागकर कनाडा जाते थे और उसके बाद वहाँ से प्रेरणा पाते थे और उस प्रेरणा के तहत हैप्पी पासिया भी लगा। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये जो इस तरह की प्रक्रिया है जो खास तौर पे निझर जब से गैंगवार में मारा गया कनाडा में, उस गैंगवार में मारे जाने के बाद एक उस गिरोह ने फिर से शुरुआत की कि ऐसे लोगों को फिर से खड़ा किया जाए और उसी तरह से खड़ा करने में एक ये भी हैप्पी पासिया भी है और हैप्पी पासिया अब पुलिस की गिरफ्त में है, FBI की गिरफ्त में है। तो और पता चलेगा कि किस तरह से पंजाब में और ज़्यादा नीचे जाकर आतंकवादी काम कर रहे हैं और किस किस तरीके का उनका नेटवर्क है। भावना, जिस तरीके से तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण में भारत अमेरिका ने एक विशेष भूमिका निभाई है, ऐसे में क्या अब ये भगोड़ा मास्टरमाइंड अपराधी हैप्पी पासिया को भारत लाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारत सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे विदेश मंत्रालय लगातार इस बात का ख्याल रखती है कि जो भी हमारे यहाँ के वांटेड अपराधी है, मोस्ट वांटेड अपराधी है, हमारे दूतावास के अधिकारी कर्मचारी इस बात में लगे रहते हैं और निश्चित तौर पे FBI ने जब अरेस्ट किया है तो यह विदेश मंत्रालय की सक्रियता का है, क्योंकि NIA भी जब विदेश में काम करती है तो विदेश मंत्रालय के थ्रू काम करती है और एक्स्ट्राडिशन की बात है तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई होगी। और जो मुझे पता चला है कि हैप्पी पासिया भी तहव्वुर राणा की तरह वहाँ के कानून की आड़ लेने की कोशिश करेगा, तो इसलिए NIA ने भी इसके लिए पूरी कह सकते हैं कि पूरी तैयारी कर ली है कि किस तरह से उसके जो अपराध हैं, उसके अपराध भारत और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक बड़ी शर्त ये होती है कि जिस अपराध के तहत आप उसको एक्स्ट्राडाइट करना चाहते हैं, अपने देश में भारत लाना चाहते हैं, वो अपराध जो है वो दोनों देशों में अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। तो आतंकवाद निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका दोनों तरह देशों में आतंकवाद अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए निश्चित तौर पे पहली जो लड़ाई होगी उस लड़ाई में तो निश्चित तौर पे उसको हारना है। उसके अलावा जो 2-3 और मामले होते हैं कि हम भारत जाएंगे तो हमारी जान पे खतरा है, हमको तंग किया जाएगा, हमें टॉर्चर किया जाएगा, ये सारे सकता है हैप्पी पासिया, लेकिन NIA सतर्क है। NIA और पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। FBI ने अमेरिका में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो है हैप्पी पासिया को पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। अब आगे विदेश मंत्रालय और भारत सरकार से किस तरीके की प्रतिक्रिया आती है, इस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी। फिलहाल अखिलेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। भाजपा का नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला लगातार जारी है। उससे पहले ले रहे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आज क्या कहा है। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। भाजपा का नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमला जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस ने अनेक घोटाले किए हैं और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी में हड़बड़ाहट और कपकपाहट होने लगती है। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं। साथ ही भाजपा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार के पास पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को देने के लिए पैसे थे। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है। और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने साथ ही कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी भी कर रही है और सीनाजोरी भी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास हिम्मत है तो कोर्ट में आकर कहें कि सुनवाई समय सीमा में हो। एक यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, जब टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली की जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए दे दिया जाता था। दूसरा मॉडल ये नेशनल हेराल्ड का है, जहां देश की जनता की गुड़ कमाई, वो कांग्रेस की राज्य की सरकारें केवल एक परिवार, एक पार्टी के अखबार को चलाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी करने की बात है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यमुना नदी की सफाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समीक्षा बैठक की है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, जल शक्ति मंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद थी। इस बैठक में नदी की वर्तमान स्थिति और उसकी सफाई और पुनरुद्धार से जुड़ी चल रही योजनाओं पर विस्तार से बातचीत हुई। ड्रेनेज प्रबंधन, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवेज प्रबंधन, सेप्टेज और डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन, साथ ही औद्योगिक अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना में कमियों की पहचान और उसकी निगरानी के उपाय, यमुना नदी के प्रवाह में सुधार, बाढ़ क्षेत्र का संरक्षण, ग्रीन रिवर फ्रंट का विकास और जन जागरूकता जैसे कार्यों पर विशिष्ट समय सीमाओं के साथ विस्तृत चर्चा की गई। दिल्ली की पेयजल प्रणाली का पुनर्वास कर जल रिसाव और गैर राजस्व जल को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली समग्र जल प्रबंधन के लिए एक अर्बन रिवर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेगी और उसे शहर के मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा। यमुना नदी के हरियाणा खंड, दिल्ली खंड और दिल्ली से प्रयागराज के संगम तक के खंडों में की जाने वाली कार्रवाई पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छठ पूजा का त्योहार मनाते समय दिल्ली के लोगों के अनुभव में सुधार होना चाहिए। इसके साथ ही यह बात पर भी जोर दिया गया कि लोगों में नदी के प्रति सम्मान जागृत करने और यमुना नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए लोगों और नदियों के बीच संपर्क बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमें नदी के पुनरुद्धार और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए जन भागीदारी आंदोलन चलाया जाना चाहिए।
इसके साथ ही दिल्ली खंड के अतिरिक्त ब्रज क्षेत्र जैसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि ब्रज यात्रा को नदी जन आंदोलन का एक अभिन्न हिस्सा बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि उपलब्ध सर्वोत्तम तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि नालों में प्रवाह को मापने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कार्यप्रणाली की निगरानी हेतु सूक्ष्म स्तर पर रियल टाइम डेटा एकत्र किया जा सके। बढ़ते आगे, दुनिया की दोहरी परिक्रमा पर निकले भारतीय नौसेना के नौकायन पोत INSV तारिणी जल्द ही घर वापसी करेगा। INSV तारिणी घर की ओर रवाना हो चुका है। INSV तारिणी के चालक दल ने 17 अप्रैल 2025 को केप ऑफ गुड होप पार कर लिया है। दक्षिणी महासागर के चुनौतीपूर्ण जल में सफलतापूर्वक नौकायन करने और 3 प्रमुख केप ऑफ गुड होप, केप लियोविन और केप हॉर्न को पार करना एक मील का पत्थर है। तो INSV तारिणी ने केप ऑफ गुड होप को पार कर लिया है और जल्द ही घर वापसी होने वाली है INSV तारिणी की। तो INSV तारिणी के बाद आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। पूरे उत्तर पश्चिम भारत में आज से अगले 3 दिन तक का मौसम का मिजाज में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आज से 20 तारीख तक आंधी, ओलावृष्टि और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। जम्मू संभाग के पीर पंचाल रेंज और कश्मीर संभाग के ऊंचे इलाकों में भी भारी बारिश, बर्फबारी और आंधी की चेतावनी दी गई है। विभाग ने कहा है कि प्रतिकूल मौसम के कारण जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, साथ ही जम्मू कश्मीर के मध्य और ऊंचे इलाकों की अन्य प्रमुख सड़कों पर यातायात बाधित हो सकता है। कई स्थानों पर तेज आंधी या गरज के साथ वर्षा हो सकती है। उसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और पत्थर गिरने की भी संभावना है। किसानों को आज से 21 अप्रैल की दोपहर तक कृषि कार्यों से बचने की सलाह दी गई है। पिछले कुछ दिनों से कुमाऊं मंडल में बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है, लेकिन आज से गढ़वाल मंडल में भी बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 अप्रैल तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जबकि राज्य के बाकी जिलों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। बारिश नहीं बल्कि इन जिलों के लिए आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम के बदलते मिजाज को देखकर उत्तराखंड में SDRF ने लोगों को सलाह दी है कि वो सावधानी बरतें। आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों और नोडल अफसरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पर यह भी कहा गया है कि पर्यटक अभी इन इलाकों में ना आए। इसके साथ ही दुर्घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई के निर्देश, और बता दें आपको कि अगर दुर्घटना की स्थिति होती है तो जल्द से जल्द कार्रवाई के निर्देश SDRF को दिए गए हैं, और उसके साथ ही मोटर मार्ग बंद होने पर जल्द खुलवाने के भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। यानी कि SDRF इस समय अलर्ट मोड पर है कि अगर कोई भी आपदा की स्थिति आती है उत्तराखंड में तो SDRF पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। राजस्व उप निरीक्षक, ग्राम विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में मौजूद रहने वाले सभी चौकी थानों और आपदा संबंधी उपकरणों के साथ हाई अलर्ट पर मौजूद हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि खाद्य सामग्री और मेडिकल की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसकी भी पूर्ण व्यवस्था की गई है, और इसके साथ स्कूलों में बच्चों के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। इसके साथ साथ लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील मार्गों पर उचित व्यवस्था हो, इसकी भी व्यवस्था कहीं ना कहीं की गई है SDRF की तरफ से। आपदा प्रबंधन अधिकारी इस समय हाई अलर्ट पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर दिया गया है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर खुशी जताई है। उन्होंने इसे दुनिया भर में हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जिस तरीके से गीता और नाट्यशास्त्र ने सदियों से सभ्यता और चेतना को संजोया है, और इस तरीके से यूनेस्को में इसे शामिल करना कहीं ना कहीं भारत के लिए गर्व का क्षण है।
आज विश्व धरोहर दिवस है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के महत्व, उनके अस्तित्व के संभावित खतरों और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास आज कुल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? इनमें से 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित श्रेणी की धरोहर है। ये आंकड़ा सिर्फ गर्व का विषय नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है कि हमारी विरासत को अब वैश्विक मंच पर भी वही सम्मान मिल रहा है जिसकी वो हकदार है। और यही वजह है कि भारत अब उन गिने चुने देशों की टॉप 10 लिस्ट में शामिल हो गया है जिनके पास 40 से ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में पहले पायदान पर न अमेरिका है, न ही चीन, बल्कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज इटली के पास हैं। पूरी दुनिया में अभी तक 1223 से अधिक साइट्स को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिल चुकी है। लेकिन भारत की बात ही कुछ और है। यहाँ की विरासतें सिर्फ दीवारों में कैद कहानियाँ नहीं हैं, ये जिंदा सभ्यता की निशानियाँ हैं जो हमारी पहचान को दुनिया भर में स्थापित कर रही हैं। पिछले दशक में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी विरासत व संस्कृति के प्रभावी प्रदर्शन के फलस्वरूप यूनेस्को ने कई भारतीय विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता प्रदान की है। भारत का सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब है महाराष्ट्र। यहाँ 5 ऐसी धरोहरें हैं जो यूनेस्को की लिस्ट का हिस्सा हैं, जिनमें अजंता और एलोरा की गुफाएं भी शामिल हैं। तो अगली बार जब आप ताजमहल, धोलावीरा या अजंता की गुफाओं जैसी जगहों पर जाएं, तो जरा ठहर कर सोचना, आप एक ऐसी विरासत के साक्षी बन रहे हैं जो न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की संपत्ति है। और इसका संरक्षण सिर्फ किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं। ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ, जहां खबरें सिर्फ खबरें नहीं होती, ये हमारी पहचान बनती हैं। आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हुए एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। शांति और एकजुटता की भावना हमेशा बनी रहे। आज के दिन दुनिया भर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
ये दिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करने का दिन है। गुड फ्राइडे मानव समाज को प्रेम, ज्ञान और अहिंसा का संदेश देता है। ये ईस्टर संडे से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि शुक्रवार को सूली पर चढ़ने के तीसरे दिन यानी रविवार को यीशु मसीह फिर जीवित हो गए, इसलिए 2 दिन बाद ईस्टर संडे मनाया जाएगा। दुनिया के अलग अलग देशों में गुड फ्राइडे विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। सभाओं में यीशु के क्रॉस पर चढ़ने की कहानी पढ़ी जाती है, भजन गाए जाते हैं और उपदेश दिए जाते हैं। नवे सिख गुरु तेग बहादुर साहिब जी का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। उनके प्रकाश पर्व पर पंजाब में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में मत्था टेकने और पवित्र गुरबानी सुनने के लिए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन 24 अप्रैल को एक खनिज समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है। उन्होंने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि समझौता तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन इस समझौते का सम्मान करेगा। इस खनिज सौदे से यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें महत्वपूर्ण खनिज, तेल और गैस शामिल है, से होने वाले राजस्व पर एक संयुक्त निवेश कोष के माध्यम से अमेरिका को व्यापक नियंत्रण मिलेगा। हालांकि इस सौदे में यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी शामिल नहीं है, जो वार्ता में विवाद का विषय है। वहीं चीन के साथ टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका चीन के साथ बहुत अच्छा सौदा करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि चीन ने कई बार अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए चर्चा शुरू हुई है। ट्रंप ने भरोसा जताया कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपने लंबे समय से चल रहे व्यापार युद्ध को समाप्त करने के लिए किसी समझौते तक पहुंच सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी स्टार वंदना कटारिया के खेल में योगदान की सराहना करते हुए कहा है कि अपने शानदार करियर में 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलना उनके कौशल और नेतृत्व का प्रमाण है, जिसने भारतीय हॉकी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे ज्यादा मैच खेलने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कटारिया ने इस महीने की शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास की घोषणा की। पीएम मोदी ने एक्स पर साझा किए गए एक पत्र में लिखा कि भारतीय महिला हॉकी टीम के एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर उपलब्धियों से भरे शानदार करियर की बधाई और जीवन की एक नई पारी शुरू करने के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अपने खेल से देशवासियों को गर्व के अनेक अवसर देते हुए आपने विभिन्न प्रतियोगिताओं में देश के तिरंगे को ऊंचा रखने में बड़ा योगदान दिया। वहीं भारतीय हॉकी स्टार वंदना कटारिया ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि संन्यास पर देश के प्रधानमंत्री का सराहना पत्र प्राप्त करना उनके लिए गर्व का क्षण है। वंदना कटारिया ने एक्स पर लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मेरे हॉकी करियर और संन्यास पर सराहना पत्र प्राप्त करना मेरे लिए गर्व का क्षण है। ये सम्मान पाकर अभिभूत हूँ। यह स्नेह और प्रोत्साहन मेरे लिए हमेशा प्रेरणा रहेगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना होने वाला है पंजाब किंग्स से। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमों का इस सीजन में ये पहला मैच होगा। वहीं दोनों टीमें बेंगलुरु के मैदान पर पिछले साल आमने सामने हुई थी। उस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से जीत मिली थी। वहीं पंजाब किंग्स को यहां साल 2018 से जीत नहीं मिली है। टीम को आखिरी जीत 2017 में मिली थी। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी ने 4 मैच जीते और उसे 2 में हार मिली है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स को भी 4 में जीत और 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। भारत सरकार का पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई तक महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि वेव्स 2025 आ गया है, भारत में वैश्विक मनोरंजन के लिए मंच तैयार करने।
तो भारत करने वाला है वेव्स 2025 की मेजबानी। 1 से 4 मई तक महाराष्ट्र के मुंबई में वेव्स का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि मनोरंजन के लिए मंच तैयार है। The world's most powerful gathering of minds that will change the future of global entertainment right here in our country. Are you ready to take the stage? इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।